Are you appearing in CAPFAC 2020 interview? If yes, then you should watch this. See, still CAPFAC 2023 physical medical is an ongoing process. So detail program and all I will start in January once all candidates are finished with their physical and medical. So जब भी एवरी टाइम 2017 से मैं रेगुलर रूप से कैंडिडेट्स को हर स्टेप में हर स्टेज में गाइड कर रहा हूं, तो आप हर कैंडिडेट जानते हो कि एवरी स्टेप क्रूशियल होता है। सिलेक्शन के लिए हर स्टेप आपका सही होना चाहिए और नॉन सिलेक्शन के लिए कोई एक भी स्टेप खराब होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कल एक एस्पिरेंट ने बताया कि सर हमारे सेंटर पे 22 कैंडिडेट्स आए और उसमें से 10 रिजेक्ट हो गए, और खास करके जो गर्ल्स वाले का उस दिन था तो रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो गया लॉन्ग जंप में और 100 मीटर में। अब सोचो किसी कैंडिडेट का रिटन बहुत अच्छा गया, फिजिकल का प्रिपरेशन उन्होंने अच्छा किया, मेडिकल उनका हो जाता, लेकिन फिजिकल में आप बाहर हो गए, इंटरव्यू में शायद अच्छा आप कर पाते, तो अब उसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन हाँ, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम एंड दिस इज नॉट द लास्ट टाइम। आपके साथ हमेशा ऐसा होता रहता है। कैंडिडेट्स जो भी आते हैं, कुछ जो होते हैं यस चीजें क्लियर कर लेते हैं, आराम से वो क्वालिफाई कर जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं अच्छे कैंडिडेट होने के बावजूद भी थोड़े मिस्टेक। अच्छे का मतलब ये नहीं यहाँ है कि जो कोई कैंडिडेट खराब है, नहीं, जो भी रिटेन आप क्वालिफाई किए हो वो सारे अच्छे कैंडिडेट्स हो। लेकिन रिटेन भी क्वालिफाई करने पे कभी कभी क्या होता है कि आप रिटेन क्वालिफाई जस्ट मार्जिन पे करते हो, तो हाँ आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होती है। तो जो भी कैंडिडेट जिनका हो चुका है, जिनका फिजिकल मेडिकल कंप्लीट हो चुका है और वो क्वालिफाई हो चुके हो, तो जो क्वालिफाई हो चुके हो उनको तो इंटरव्यू पक्का देना। जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं, जो अभी जिनका हुआ ही नहीं है या जो प्रोसेस में है, तो जो क्वालिफाई कर जाएंगे फिजिकल मेडिकल उनको इंटरव्यू देना है, और जो नहीं करेंगे आप रिटर्न, यदि आपके पास अटेम्प्ट है, आपके पास रिमेनिंग अटेम्प्ट है, तो आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है। देखो एक चीज ध्यान रखो कि एवरी टाइम जनरली देखोगे कि जितने सीट्स होते हैं तो 2.6 से लेकर के अप्रॉक्स 3 टाइम्स कैंडिडेट आपके होते हैं। ठीक है, उससे कम ही होते हैं। ये मैं रेंज ले रहा हूं, जनरली 2.6 टाइम्स टू 3 टाइम्स ये कैंडिडेट आपके पास हैं। अब इसमें से भी आप देखो इंटरव्यू का इधर कपल ऑफ इयर्स में मार्क्स यदि देखोगे, ये जो आपका 22 वाला बैच है, 22 वाला बैच में फर्स्ट टाइम हमने देखा 130 भी कुछ कैंडिडेट को मार्क्स मिला। 21 वाले में देखोगे तो आपका 120 हाईएस्ट मार्क्स मिला। 2020 तक देखोगे इधर कपल ऑफ इयर्स में 113 आपका ये हाईएस्ट मार्क्स मिल रहा था। तो इधर देखो अप टू 2020 113, 100, फिर इधर 21 में 120 और 22 में आपका 130। अब ये नहीं कहोगे ना ये एक्सेप्शन है, 130 वाले एक्सेप्शन है, 120 प्लस वाले एक्सेप्शन है, लेकिन जब एक किसी को मिला है तो संभावना तो है। अब ये बोलोगे कि नेक्स्ट ईयर 140, नो, हो सकता है एक्सेप्शन में ऐसा आप बोर्ड। इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट या जो सेकंड पेपर आपका कॉपी चेक होता है वो सब्जेक्टिव थिंग्स है। सब्जेक्टिव थिंग्स का मतलब है जैसे मैं ही कॉपी चेक करता हूं, मैं ही इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को गाइड करता हूं, तो परफेक्ट हो सकता नहीं। जो पेपर 1 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें परफेक्ट मार्क्स आपके होते हैं कि यस आपने 100 क्वेश्चन सही किए, इतने मार्क्स मिल गए। लेकिन पेपर 2 में सेम क्वेश्चन, सेम टीचर, सेम क्वेश्चन, 2 टाइम्स सेम कैंडिडेट का कॉपी चेक करेंगे तो डिफरेंट मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, या सिमिलर टाइप के आंसर लिखे हुए 5 कैंडिडेट्स को 5 डिफरेंट मार्क्स मिल सकते हैं। और ये एक लक फैक्टर यहाँ मायने रखता है। आप बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के जब इंटरव्यू वगैरह देखोगे तो वो होता है ना कि मुझे मार्क्स मिल सकता था, 90 भी मिल सकता था, किसी को सपोज 100 मिला तो उन्होंने बोला सर ये संजोग था कि हमें 100 मिल गया, मुझे 90 भी मिल सकता था, 85 भी मिल सकता था, तब सिलेक्शन नहीं होता। और इसमें आप कुछ क्लेम ही नहीं कर सकते हो। तो और लोएस्ट देखोगे तो इधर 45 मार्क्स जो मैंने देखा है, अब हो सकता है किसी और का हो, लेकिन लोएस्ट मार्क्स 45। अब सोचो 130 और ये आपका 45 मार्क्स, समझ सकते हो 85 मार्क्स का डिफरेंस। लेकिन हम इसको लोएस्ट ना माने, 60 मान लो, मान के चलो ये है लोएस्ट, ये 45, लेकिन इसको 60 मान लो।
फिर उसके बाद जो एवरेज मान लो 110 सपोज करो, 110 तो बहुत लोग आ रहा है, और 60 भी बहुत लोग का मतलब इन द सेंस कि जब 60 आ रहा, 45 आ रहा, तो इसका मतलब आप सिलेक्शन नहीं हो रहे हो, सिलेक्शन नहीं ले रहे हो, सिलेक्शन आपका नहीं हो रहा। तभी ये जो जनरल है 50 मार्क्स का डिफरेंस हो रहा, या आप इसको 70 कर दो लोअर लोअर को 40 मार्क्स का, इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। एक टाइम आता है ना जब आप सोचते हो यार मुझे सीआईएसएफ चाहिए, मुझे एसएसबी चाहिए, या जो भी, जिनको किसी को बीएसएफ ही फर्स्ट चॉइस चाहिए, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि जब सोचते हो कि बस सिलेक्शन हो जाए, इवन हमारा लास्ट रैंक रहे। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू का जिनका अभी क्लियर हो चुका है, तो वो जिनको भी चाहिए कि यस गाइडेंस हमें चाहिए, तो आप अपने डीएफ हमें सेंड कर सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो। और जो फॉर्मल रूप से जो प्रोग्राम है वो मैं जनवरी से स्टार्ट करूंगा। इसका कारण क्या है ना कि कुछ चीजें जो है हम ग्रुप में वर्क करते हैं, कुछ जो इंटरव्यू प्रोग्राम है, जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो इंडिविजुअल प्रोग्राम, मेनली मैं इंडिविजुअल में ज्यादा वर्क करता हूँ। इंडिविजुअल रूप में वो ज्यादा गाइडेंस चलता है, लेकिन इंडिविजुअल के साथ साथ जो आपके कुछ जो हैं प्रोग्राम हैं, वो आपके ग्रुप में कुछ चीजें चलती है। कि ग्रुप में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस किसी ने कैंडिडेट ने अराइज किया और वो सबके इंपॉर्टेंस के लिए है, उसको ग्रुप में डिस्कस किया जाना चाहिए। पर्सनालिटी टेस्ट में हमेशा ध्यान रखो डीएएफ को प्रॉपर तरीका से वर्क करो, डीएएफ पे जितना हो सकता है उसके हर एक कीवर्ड, कुछ भी आपने लिखा हुआ है उस कीवर्ड से सबसे अच्छा तरीका है। जिन जिन का फिजिकल मेडिकल क्लियर हो चुका है वो अब से ये क्या करो कि जो भी कीवर्ड है वो हर कीवर्ड के ऊपर 2 लाइन 4 लाइन आपको बोलने के लिए होना चाहिए। चाहे आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आप किसी भी एरिया में रहे हो, चाहे आपका कोई भी इंटरेस्ट हो, या आपने किसी स्पेशल जो प्लेसेस है वहां आप रहे हो जिसका सिग्निफिकेंस है, या आपके पेरेंट्स कुछ ऐसे जॉब में हैं जो थोड़ा यूनिक, इन द सेंस यूनिक का मतलब ये नहीं है, जैसे सपोज किसी के फादर एक आईएएस ऑफिसर है, लेट अस टेक एग्जांपल, तो आपको उनके वर्किंग के बारे में जानना चाहिए। क्या आप वो, अब वो उनके सारे जो सीक्रेट्स हैं वो तो नहीं जानोगे, या किसी के फादर पेरेंट्स जो मेडिकल सर्विसेज में है, अब मानिए कोविड-19 पैंडेमिक जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो यदि आपके पेरेंट्स में कोई भी या दोनों या एक भी डॉक्टर है, तो आपको उसके बारे में जानना चाहिए। यदि फार्मर है तो फार्मर्स की क्या प्रॉब्लम है। तो उस टाइप के सिचुएशंस को, यदि आपको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है तो उसके बारे में चीजों को जानो, प्लस करंट अफेयर्स। ये दो चीज को वर्क करते रहो। जब हम जो भी कैंडिडेट मेरे से ज्वाइन करते हैं, जो भी कैंडिडेट गाइडेंस में आते हैं, तो मैं उनका स्वोट एनालिसिस करता हूँ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये इनिशियल फेज का है जो शुरू में, जैसे हमने बोला ना कि जनवरी में जब आपका करीब 15 जनवरी के आसपास तक रीमेडिकल वगैरह ये सब क्लियर हो जाएगा, मान के चलो तो 15 जनवरी तक करीब क्लियर हो जाएगा, तो उसके जस्ट बाद मतलब स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके। और हाँ, पर्सनल लेवल से तो जो कैंडिडेट्स जब भी जुड़े हुए रहते हैं वो उनका, कुछ कैंडिडेट्स देखो जो हो जैसे सपोज करो सिविल्स में भी उनको इंटरव्यू देना है, कुछ ऐसे हैं कैंडिडेट जिनको सीएपीएफ का भी इंटरव्यू देना है और सिविल्स का भी, तो सिविल्स का आप पहले दोगे तो आपके लिए तो वो तो, और आपसे जो असिस्टेंट कमांडेंट है उससे बेटर कंडीशन में आपका इंटरव्यू वहां लिया जाएगा, तो आप उसका प्रिपरेशन करते हो, तो आपको इसके लिए अभी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उसके ऊपर वर्क करोगे, ठीक है। और लेकिन जिनको अभी है वो, हर कैंडिडेट अलग अलग कंडीशन में हो, किसी को लगता है यस मेरे लिए पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू कोई बड़ा गेम नहीं है, तो आप अपना ठीक है अपने स्तर पे करो। किसी को लगता नहीं ये मेरे लिए गेम चेंजर होगा, मेरे रिटर्न में इतने मार्क्स नहीं है लेकिन हम इसमें मैक्सिमाइज कर सकते हैं, तो आप ये करो। आप जिस भी कंडीशन में हो, जितना आपसे हो सकता है, जितना आप अच्छा कर सकते हो। बहुत बार आप देखोगे कैंडिडेट का मार्क्स, जब मैं एवरी टाइम एनालिसिस करता हूँ इन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का, तो उसमें से आप देखोगे कुछ एक कैंडिडेट्स हैं जिनके इंटरव्यू के कारण ही सिलेक्शन हुआ, और या कुछ का रिटर्न में तो ठीक था लेकिन इंटरव्यू में अच्छा आया तो उनका अच्छा रैंक आया। तो इस वजह से तो अभी डीएफ लो, उसके हर कीवर्ड को सेलेक्ट करो और रेगुलर रूप से न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहो। और जहां भी आपको लगता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हमसे ही जुड़ो, लेकिन जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, जहां भी आपको पर्सनल रूप से जो मेंटर हैं, जो टीचर हैं, वो आपको टाइम देते हैं, आपके ऊपर टाइम डिवोट करते हैं, आप वहां करो। लेकिन सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन जो है वो आपका उत्तरदायित्व है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो वन, यू कैन नॉट ब्लेम एनी वन। लॉट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं कि सर मुझे बस एक मॉक चाहिए,
अब ठीक है, आप एक मॉक कर लिया, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो मॉक नहीं किए वो भी सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, आप अपने को बेटर तरीके से जानते हो जी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको पुश करने की जरूरत होती है, जिनको थोड़ा सा लगे हुए रहते हैं, टीचर मेंटोर पुश करते हैं तो वो कर ले जाते हैं। तो आप अपने को समझो, अपने को पहचानो, क्या आपका स्ट्रेंथ है। लेकिन अभी जिनका फिजिकल और मेडिकल नहीं हुआ है वो उस पर ध्यान रखो, क्योंकि आप अभी सोचोगे कि यस मैं इंटरव्यू का तैयारी कर लूँ, लेकिन फिजिकल में आप यदि बाहर हो जाते हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और जिन भी कैंडिडेट्स का फिजिकल में प्रॉब्लम हो रहा है, मेडिकल में प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी कारण से, अब फिजिकल का प्रॉब्लम तो कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल में कुछ इशू ऐसे होते हैं जो परमानेंट नेचर के हैं जिसके कारण आप एलिजिबल नहीं होते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके ऊपर वर्क करो, आप अपने ऊपर और टाइम दो फिजिकल में। और जो परमानेंट नेचर का प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं यार, यही जॉब जरूरी नहीं है। लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना सबसे जरूरी है। आप दूसरे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि जब आप इसके रिटर्न को क्वालिफाई कर रहे हो तो आप किसी भी स्टैंडर्ड एग्जाम को क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हो। फिर बहुत सारे मैंने ऑलरेडी बताया कि जो इंटरव्यू प्रोग्राम है वो इंडिविजुअलाइज्ड नेचर का है, लेकिन ग्रुप कंपोनेंट भी मायने रखता है। तो कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स है तो आप हमें आइदर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी बताया कि वो डिटेल प्रोग्राम है उसके बारे में ये कंटिन्यूअस बीच बीच में आपको इनपुट मिलता रहेगा। कुछ क्वेश्चन क्यूरी है तो आप वो ड्रॉप करो। ओके, थैंक यू।